हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज मंगलवार है और आज 2 सितंबर है। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपेक्स पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल रातीगढ़ में। तो मैं आज आप लोगों को साझेदारी लेके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा। और हाँ, उससे पहले एक बात ये बता दूं मैं कि सरकारी नियमों के अनुसार अब आपके किताब की यूनिटों को पूरे 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कि 2 यूनिट 1 माह के अंदर पूरी होनी चाहिए, जिसमें 15 दिन का समय मिलेगा। उस 15 दिन के अंदर हम पहले साझेदारी लेके, जो कि आपकी किताब का 2nd चैप्टर है, उसको पूरा करेंगे। और वो 15 दिन के अंदर हमें इसके यूनिट टेस्ट भी लेने हैं और आपकी प्रोग्रेस भी चेक करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। अपने किताब का 2nd चैप्टर साझेदारी लेके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मैंने आज आपके 4 टॉपिक समझा रहे हैं, उनमें सबसे पहले साझेदारी का आशय एवं परिभाषा की साझेदारी क्या होती है। इसके बाद साझेदारी की विशेषताएं, लक्षण या प्रकृति, ये तीनों सिमिलर एक ही माने जाते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि साझेदारी की विशेषताएं बताइए, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि साझेदारी के लक्षण बताइए, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि साझेदारी की प्रकृति को समझाइए। इसके बाद इसकी विशेषताएं जो हैं, 5 विशेषताओं को मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद 3rd है साझेदारी संलेख से आशय की साझेदारी संलेख होता क्या है, थोड़ा आसान भाषा में बताऊंगा। फिर साझेदारी संलेख की जो मुख्य बातें होती हैं कि क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साझेदारी का आशय एवं परिभाषा। साझेदारी का आशय, जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय को आपस में मिलजुल के काम करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, समय देते हैं और उसके होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं, वो साझेदारी कहलाती है। हमारी साझेदारी के अंदर 1 से अधिक व्यक्ति होते हैं। और दूसरी चीज साझेदारी की परिभाषा। तो साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। कहने का मतलब यह है कि भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू किया गया था, तब से ये अधिनियम हमारे देश में यथावत चलता आ रहा है। और उसी के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, जो उनकी परिभाषाएं दी गई है कि किस व्यवसाय को साझेदारी के दायरे में रखा जाएगा या कौन सा व्यवसाय साझेदारी के दायरे में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है, जिसमें सभी साझेदार मिलकर या सबकी सहमति से किसी एक साझेदार के द्वारा व्यापार को संचालित किया जाता है और उस व्यापार से होने वाले लाभ को वो आपस में बांटने के लिए सहमत है। ये साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 की परिभाषा है। अब मैं इस परिभाषा के अंदर से निकलने वाली विशेषताओं को जरा आपको बता दूं कि साझेदारी के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए। अगर वो लक्षण है तो उसके बाद 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के कोई भी व्यवसाय करते हैं तो वो व्यवसाय उनका साझेदारी के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे सबसे पहले वेद अनुबंध, जिसे लीगल एग्रीमेंट बोला जाता है। वेद अनुबंध का मतलब यह है कि जहां पर 1 से ज्यादा लोग मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो वहां पर उन सभी की सहमति होना आवश्यक है। किसी को हम जबरदस्ती या किसी प्रकार का अनुचित दबाव डाल करके अपने साथ व्यवसाय में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा और ऐसी दशा में हमारी साझेदारी समाप्त हो जाएगी। एक चीज हो, वैध अनुबंध के लिए व्यक्ति का वयस्क होना अर्थात 18 वर्ष से अधिक का होना भी आवश्यक है, ताकि वो एग्रीमेंट कर सके। दूसरा पॉइंट कि उस व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, यानी अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पागल। और इसके बाद आएंगे हम साझेदारों की संख्या। अब ये तो आपको मालूम है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग मिल गए वो साझेदारी होगी। पर अधिक कितने अधिक भाई, कहने को 500 लोग भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, सब 2 से ज्यादा हो रहे हैं। मगर साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों की संख्या के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं
दी गई है। इसीलिए अब हम साझेदारी अधिनियम की जगह कंपनी अधिनियम 2014 के प्रावधान का पालन करते हैं। कंपनीज एक्ट 2014 के जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स ऑफ पार्टनर को काउंट करते हैं कि कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति साझेदारी में हो सकते हैं। ये 2014 के बाद का प्रावधान है कि एक वैध साझेदारी के अंदर कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है और अधिकतम 50 व्यक्ति साझेदारी में सम्मिलित हो सकते हैं। 2014 से पहले बैंकिंग व्यवसाय में, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 10 होते थे, यानी साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 मानी जाती थी, और जनरल बिजनेस, सामान्य व्यवसाय के अंदर अधिकतम संख्या 20 मानी जाती थी। किंतु इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि 2014 के बाद से साझेदारों की संख्या जो है वो 50 मानी गई है अधिकतम। आज भी कई गाइड आती हैं, कई बुक्स आती हैं, उनमें ये दिया रहता है कि बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या 10 और सामान्य व्यवसाय में अधिकतम संख्या 20। या आप 2015 या पुराना पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं, तो वहां पर भी 10 और 20 मिलेगा, तो फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि 2014 से अब अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 मानी गई है। अब आते हैं अपन तीसरे पॉइंट में, लाभ का विभाजन। तो देखिए, कोई भी साझेदार, लाभ के विभाजन से पहले मैं आपको चौथा पॉइंट क्लियर कर दूं तो इससे आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि साझेदारी के अंदर जो हम बिजनेस करेंगे, जो व्यवसाय करेंगे, उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। समाज सेवा के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं 2-4 लोग मिलकर के, तो वो पार्टनरशिप यानी साझेदारी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य, बिजनेस जिसे बोलते हैं, गोल ऑफ बिजनेस या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो होता है हमारा, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। ठीक है, तो जब तक व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है तब तक वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। अब देखिए, उद्देश्य तो लाभ कमाना, पर बिजनेस में कभी-कभी नुकसान भी हो जाता है, जिसे हम लॉस बोलते हैं, तो वहां पर ये नहीं बोलेंगे कि यार बिजनेस ने लाभ नहीं कमाया। उद्देश्य होना चाहिए, लाभ कमाओ या ना कमाओ वो बात नहीं है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। अब जो लाभ होगा, अब उस लाभ को, जहां पे सिंगल बिजनेसमैन होता है, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं हम, एकाकी व्यवसाय, वहां पर एक ही मालिक होता है, वही पूंजी लगाता है और उससे होने वाला सारा लाभ उसी व्यक्ति का होता है। मगर यहाँ पर एक से अधिक लोगों ने व्यवसाय में पूंजी लगाई है, मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे में उस होने वाले प्रॉफिट को हमें उन साझेदारों में बांटना पड़ेगा, और उसको बांटने के लिए अनुपात, जिसे हम रेशियो बोलते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है उनके वो अनुपात बराबर इक्वल हो, समान अनुपात हो, या उन्होंने अपने 30-40-60 का रेशियो रखा है, जो भी रखा हो अपना, पर लाभ का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है। जब तक आप पार्टनरशिप में होने वाले लाभ को बांटोगे नहीं, तब तक वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी, तीनों ने कैपिटल भी इन्वेस्ट करी, तीनों ने मिलकर बिजनेस भी चला रहे हैं। आज सपोज करिए बिजनेस को 1 लाख का प्रॉफिट होता है। अब उस 1 लाख के प्रॉफिट को उन्होंने 30-30-40 के रेशियो में बांट दिया। 30-30-40 का मतलब ये हुआ कि ए को 30,000 का प्रॉफिट मिला, बी को 30,000 का प्रॉफिट मिला, सी को 40,000 का प्रॉफिट मिला। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसे एक और तरीके से देखिए, अब वो इक्वल पार्टनर है, तो तीनों को 33,000, 3,300 समथिंग, 33,000, 33,000 अराउंड फिगर में उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी हम पार्टनरशिप मानेंगे कि प्रॉफिट इक्वल भी बढ़ सकता है या उनके डिफरेंट रेशियो में भी बढ़ सकता है। बट अगर ये माना जाए कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो, पूरा का पूरा 1 लाख का प्रॉफिट जो है वो ए रख देता है, बी और सी को नहीं देता है, तो यहां पर फिर ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ये पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट को बांटना, लाभ का विभाजन, जिसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी। इसके बाद आते हैं असीमित, जिसे बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अभी जैसे मैंने बोला था एबीसी 3 पार्टनर है,
अब ये एबीसी जो 3 पार्टनर है, अब इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए की कैपिटल लगाया, ठीक है। कुछ साल बिजनेस किया भी, आगे चल के उनको 2-4 साल कंटिन्यू लॉस हुआ। अब वो लॉसेस होने के कारण उनके ऊपर आज लायबिलिटी, जिसे हम कर्ज बोल सकते हैं, दायित्व बोल सकते हैं, 20 लाख का है। अब 20 लाख का दायित्व है और 6 लाख उनके पास टोटल कैपिटल है, क्योंकि 2 लाख ए की कैपिटल है, 2 लाख बी की कैपिटल है, 2 लाख सी की कैपिटल है। अब 20 लाख में से 6 लाख रुपए तो उनकी कैपिटल से पे हो गया, अब बचा 14 लाख। अब 14 लाख का पेमेंट करना है। अब ये 14 लाख का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने ए को देखा। ए के पास टोटल 2 लाख की प्रॉपर्टी है और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अब वो बैंक करप्ट है, जिसे इंस्टॉलमेंट बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है दिवालिया। तो उससे तो 2 लाख कवर कर दिए, तो भाई जो 14 लाख थे उसमें से 2 लाख का पेमेंट हम ए से रिकवर कर पाए। अब इसके बाद बचे बी और सी। अब सपोज करते हैं बी के पास भी 3 लाख रुपए ही अवेलेबल होगा उसकी टोटल पर्सनल प्रॉपर्टी एसेट्स से, उसके बाद वो भी बैंक कर देते हैं। अब बचे हुए 12 लाख में से 3 लाख बी से रिकवर हो गए, अब बचे 9 लाख। अब ये 9 लाख के लिए सी के ऊपर आएंगे। अब सी के पास सपोज करके उसके पास भी 8-10 लाख हैं, तो उनमें से उसका पेमेंट, पूरा पेमेंट उसे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साझेदार जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसमें उनकी लायबिलिटी कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। हाँ, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, जो उनके व्यवसाय की संपत्ति है, जिसे हम बिजनेस प्रेमिसेस बोलते हैं या एसेट्स बोलते हैं, वो उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में ही उनके डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट लायबिलिटी जो होगी, उनकी जो दायित्व होंगे, वो उनके अनलिमिटेड माने जाएंगे, असीमित माने जाएंगे। अगर एक सॉल्वेंट पार्टनर है, यानी कि जो सक्षम पार्टनर है, साझेदार है, तो उसको अपनी व्यक्तिगत निजी संपत्ति, जिसे हम पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं, उससे भी उसका पेमेंट किया जा सकता है। इसीलिए साझेदारी के अंदर साझेदारों के दायित्व को असीमित माना जाता है। अब आते हैं हम साझेदारी संलेख से आशय। ये संलेख होता क्या है? अगर हम संलेख को देखें तो संलेख के बहुत से नाम होते हैं, जैसे मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, जैसे शर्तनामा, अनुबंध, एग्रीमेंट, व्यवसाय करने के नियम, शर्तें। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जहां पर एक से ज्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस को कर रहे हैं, तो वहां पर उनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बनेगा, उसी को हम बोलते हैं साझेदारी संलेख, यानी पार्टनरशिप डील। अब ये जो संलेख होता है, अगर मैच्योरली अगर उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो ओरल भी रख सकते हैं, यानी मौखिक भी हो सकता है साझेदारी संलेख हमारा, या साझेदारी संलेख को हम बाय रिटन भी रख सकते हैं, पार्टनरशिप डीड, जिसे हम बोलते हैं लिखित में। तो ऑप्शनल है कि साझेदारी संलेख लिखित में रखना या मौखिक रखना, ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर ऑप्शनल है, यानी कि इच्छित है, वो चाहे तो उसे बाय रिटन रखे या चाहे तो ओरल रखे। वैसे देखा जाए कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो रिटन एग्रीमेंट बेटर माना जाता है। जैसे मान लीजिए 2-4-3 लोग मिलकर के, वही एबीसी का एग्जांपल दें अपन, तो एबीसी 3 पर्सन मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो अपने नियम, शर्तें, बिजनेस को कैसे चलाएंगे, कितनी कैपिटल लगेगी, प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे हम, अगर इन सब चीजों को अगर वो पहले ही अगर रिटन एग्रीमेंट में लिख लें और तीनों पार्टनर साइन कर लें, तो इन फ्यूचर होने वाले कोई भी विवाद के लिए वो एग्रीमेंट उनके बहुत काम आएगा। फिर भी जैसा वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझे, तो ये कंपलसरी नहीं है कि साझेदारी संलेख लिखित में हो, बाय रिटन हो, वो ओरल भी हो सकता है तथा मौखिक भी हो सकता है। अब मैं आपको साझेदारी संलेख की जरा मीनिंग बता दूं, सॉरी परिभाषा। तो साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य किया गया एक अनुबंध है, जिसके अंतर्गत साझेदारों के दायित्व, कर्तव्य, अधिकारों का उल्लेख होता है, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, व्यवसाय को चलाने के नियम और शर्तों को लिखा जाता है। कुल मिलाकर अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें तो ये वो नियम शर्तें जिससे कि बिजनेस को चलाया जाना है। अब आते हैं साझेदारी संलेख की मुख्य बातें।
बिजनेस, एड्रेस एंड नेम ऑफ बिजनेस। तो व्यवसाय का नाम, हर आदमी स्वतंत्र है कि अपने बिजनेस का जो चाहे वो नाम रख सकता है, मगर यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य कि हम मनुष्य लोगों के बीच में नाम की सिमिलरिटी कॉमन है। जैसे अगर मेरा नाम दीपक है तो हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा भी अपना नाम दीपक रख ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि मेरा भी सरनेम वही हो, उसका भी सरनेम वही हो, तो यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बिजनेस के अंदर एक जैसा नाम नहीं हो सकता, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब व्यवसाय का नाम रखा जाता है तो उस समय पर नाम रखने की हमें पूर्णतः स्वतंत्रता है, टोटल फ्रीडम है, हमारे पास आजादी है कि हम अपने व्यवसाय का नाम क्या रखें, पर वो नाम किसी दूसरे बिजनेस से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जिससे कि धोखा होने की संभावना हो। और एक चीज हो, जो नाम है उसके साथ कोई ऐसा शब्द रॉयल और कोई भी ऐसा वर्ड जो कि स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, लोकल अथॉरिटी जिसे हम बोलते हैं स्थानीय सत्ता, स्थानीय सरकार, इनका समर्थन प्राप्त होता नहीं लगना चाहिए। और साझेदारों के नाम हुआ पते। अब आते हैं साझेदारों के नाम हुआ पते। तो साझेदार जितने भी होंगे उनके फुल नेम विद एड्रेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी उनका नाम, बल्दियत में उनके पिताजी का नाम, उनके पते, एड्रेस, टू टाइप्स होते हैं, करंट एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान पता और स्थायी पता। अब जैसे सपोज करिए कोई ऐसा बंदा है जो कि हमारे रातीगढ़ क्षेत्र का ही लोकल है, रातीगढ़ क्षेत्र का ही लोकल है, तो उसका स्थायी पता भी और वर्तमान पता भी हमारा रातीगढ़ ही डलेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए सागर का रहने वाला है, वो रातीगढ़ में अपना कारोबार कर रहा है, तो उसके दो पते माने जाएंगे, वर्तमान पता रातीगढ़, स्थायी पता सागर। अब इसके बाद आते हैं लाभ का विभाजन, कि लाभ किस रूप से बांटा जाएगा, समान रूप से बांटा जाएगा या अनुपातिक रूप में बांटा जाएगा, जिस भी तरीके से बांटा जाएगा उसका उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि लाभ के विभाजन को मैं इधर भी आपको समझा चुका हूं। अब आते हैं पूंजी का उल्लेख, किस साझेदारों ने कितनी कितनी पूंजी किस किस रूप में व्यवसाय में लगाई है, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पूंजी को स्थायी रखा जाएगा या परिवर्तनशील रखा जाएगा, इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था है या नहीं है, अगर है तो किस दर से कितना दिया जाएगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब मैंने आपसे बात बोली थी यहाँ पर कि साझेदारों द्वारा कितनी पूंजी किस रूप में लगाई गई है, तो इसको जरा मैं समझाऊं। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, पहले पार्टनर ने 10 लाख रुपए कैश दिए, दूसरे पार्टनर ने उसका एक प्लॉट है रोड पे, अब उसने वो प्लॉट अपने बिजनेस में लगा दिया, उस प्लॉट के ऊपर तीसरे पार्टनर ने कंस्ट्रक्शन करवा दिया। तो अब अगर हम देखें तो पहले पार्टनर का कैपिटल बाय कैश 110 लाख हो गई, दूसरे पार्टनर ने प्लॉट बिजनेस को दिया, मान लीजिए अगर वो भी 10 लाख का है तो 10 लाख उसकी भी कैपिटल है, बट बाय लैंड यानी उसने भूमि के रूप में अपनी पूंजी इन्वेस्ट की है, विनियोग की है, और तीसरे पार्टनर ने उस पे कंस्ट्रक्शन करके दुकान बना दी, तो उसमें भी मान लीजिए 10 लाख खर्च हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तीनों की कैपिटल 10 लाख है, बट यहाँ पर इन्हें जो पहले पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है वो कैश इन हैंड बाय कैश दी है, दूसरे पार्टनर ने जमीन दी है, तीसरे पार्टनर ने उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराया है। यहाँ पर तीनों की कैपिटल हो गई 10 लाख, अब वो कैपिटल के अकॉर्डिंग उनका काम चलेगा। अब आते हैं पंच फैसला, जहां पर कुछ ऐसी विवाद उत्पन्न हो जाए जहां पर कि उनसे वो आपस में बैठ कर के नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में वो 5 व्यक्ति कौन होंगे जो कि हमारे विवादों का निपटारा करेंगे। इसके लिए पंच फैसला का उल्लेख किया जाता है, और इस पंच फैसले के अंदर उन 5 लोगों के नाम विवाद होने की स्थिति में वो लोग हमारा
डिसीजन देंगे तो उनके लिए वो 5 कौन कौन से लोग होंगे उनके नाम व पते पंच फैसले में लिखे जाते हैं। जनरली जहां पर ऑर्डर इवन का खेल होता है, वैसे कहीं पे भी कोई मुद्दा फंसने पर सपोज करिए 3 पार्टनर है ए बी सी, अगर यहाँ पर कोई काम करना है, अगर ए और बी अगर हाँ बोलते हैं और सी ना बोलता है तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुमत हाँ की तरफ है। अगर मान लीजिए बी और सी अगर उस काम को ना बोलते हैं तो बहुमत ना की तरफ है। यहाँ पर ऐसे कोई विवाद उत्पन्न नहीं होंगे। मगर यही अगर एक और पार्टनर होता है डी, अब 2 हाँ बोल रहे हैं 2 ना बोल रहे हैं, अब यहाँ पर बहुमत कहीं है ही, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी सिचुएशन में फिर पंच फैसले का सहारा लिया जाएगा। अब 5वां पॉइंट साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। किस अप्रोच पे देख रहे हैं? लेखांकन नियम, रूल फॉर अकाउंटिंग। अब ये साझेदारी संलेख का अभाव क्या है? अभी मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था साझेदारी संलेख, जहां पर कि साझेदार नियम शर्तों को बना करके व्यवसाय करते हैं। अगर मान लीजिए साझेदारों ने संलेख बनाया ही नहीं, अर्थात कि उन्होंने अपना कोई नियम नहीं बनाया, अच्छे दोस्त थे, अच्छी पट रही थी, उन्होंने मिलकर के पैसे लगाए, कैपिटल इन्वेस्ट करी और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब आगे चल के उनके आपस में कुछ विवाद उत्पन्न होने लगे, प्रॉफिट को लाभ को लेकर के, कैपिटल इंटरेस्ट यानी पूंजी पर ब्याज को लेकर के, आहरण पर ब्याज को लेकर के। अगर कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, कार्यशील पार्टनर साझेदार जिसे हम बोलते हैं, अगर वो है तो वो अपना सैलरी, कमीशन या अदर रेम्युनरेशन बोल सकते हैं हम, मेरे वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक के लिए दबाव बना सकता है। फिर अगर किसी साझेदार ने व्यवसाय को ऋण दे रखा है तो ऐसे लोन के इंटरेस्ट के लिए आपस में बहुत से विवाद होते हैं। तो हम यहाँ पर जो नियम देख रहे हैं ये लेखांकन नियम देख रहे हैं। परिचालन नियम भी होते हैं, ऑपरेटिंग रूल्स, जिनको कि हम सामान्य नियम भी बोल सकते हैं, जिसमें कि नए साझेदार को रखना है नहीं रखना है, कोई साझेदार बिजनेस छोड़ना चाह रहा है, ऐसे फिर व्यापार को बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये सब चीजें फिर बहुत सारे नियम हो जाते हैं। इसलिए मुख्य रूप से हम 5 नियमों को समझेंगे। सबसे पहले अगर साझेदारों ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो फिर उन पर साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा जो संलेख जो प्रावधान या जो नियम दिए गए हैं अभाव में, उन नियमों को लागू किया जाता है। जिसमें सबसे पहले है लाभ का विभाजन। साझेदारों ने व्यवसाय में पूंजी कितनी ही क्यों न लगाई, डिफरेंट टाइप की कैपिटल हो सकती है, किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 1 लाख, बट यहाँ पर जो प्रॉफिट डिवाइड होगा, जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो इक्वली रहेगा। कहने का मतलब ये है कि साझेदारों को जो भी लाभ का विभाजन होगा वो समान रूप से किया जाएगा, बराबर। अगला है पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख अगर साझेदारों ने नहीं बनाया है तो फिर नियम अनुसार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है आहरण पर ब्याज। साझेदारी संलेख नहीं बनाने की दशा में साझेदारों ने जो भी व्यवसाय से आहरण किया है, अर्थात निजी व्यय के लिए, जो पर्सनल यूज के लिए जो भी व्यवसाय से गुड्स या कैश निकाली है, यानी माल या रुपए निकाले, उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक, बात एक मेहनताना जिसे हम बोलते हैं, ये भी साझेदारों को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कुछ साझेदार ऐसे भी रहते हैं जो व्यवसाय में बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, कार्यशील साझेदार। वही व्यापार को पूरा देखता है, पूरा हैंडल करता है, ऑपरेट करता है, मगर उसके लिए उसे ना कोई सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना किसी भी प्रकार का कोई रेम्युनरेशन उसे दिया जाएगा। अब आ जाए हम ऋण पर ब्याज। अगर साझेदार फर्म को अपनी कैपिटल के अलावा, पूंजी के अलावा किसी भी तरीके का अगर एडवांस या ऋण, जैसे हम लोन बोलते हैं, अगर वो देता है तो उस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। अगर मैं आपको इसको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊं याद करने के हिसाब से, तो देखिए लाभ का विभाजन समान रूप से किया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं
वेतन कमीशन एवं पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाएगा। अब जरा अच्छे से मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर हम याद करने के हिसाब से देखें तो लाभ का विभाजन समान रूप से किया जाएगा, मतलब बराबर किया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखना कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है फर्म व्यवसाय की तरफ से, और आहरण पर ब्याज लिया जाता है साझेदारों से, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। वेतन कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए याद करने के शॉर्टकट है। सिंपल सी बात, लाभ का विभाजन समान रूप से होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, वेतन या कमीशन या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाएगा। अब इसे देखने के हिसाब से बताता हूं कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं इनको। सबसे पहले लाभ का विभाजन, अब आपको करना है साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन समान रूप से किया जाएगा। ये डिस्क्राइब कर दिया हमने थोड़ा सा, ताकि हमें मार्क्स मिल जाए। अगली हेडिंग है पूंजी पर ब्याज। फिर वापस आइए, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आएंगे तीसरे नंबर पर आहरण पर ब्याज। फिर वही साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारी डेटेड टोटल लाइन की पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया हमने। चौथा है वेतन कमीशन एवं पारिश्रमिक। फिर वही रिपीट, साझेदारी संलेख के अभाव में वेतन कमीशन एवं पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। और लास्ट ऋण पर ब्याज, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका ये बड़ा भी रहेगा। मेन चीज ये है कि जो भी साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में जो भी लाभ बांटा जाएगा वो समान रूप से बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं लेना है, आहरण पर ब्याज नहीं लेना है, वेतन कमीशन या पारिश्रमिक नहीं लेना है, नहीं दिया जाएगा, ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाएगा। अब इसको लिखने के लिए इन शब्दों के द्वारा हम इजीली कर सकते हैं। आज तो ये आपका बेसिक था, जो कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे मोस्टली मैं आपको इसमें बता चुका हूं। एक या दो थ्योरी और मैं वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो वो अगले वीडियो में करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में यानी कल से हम साझेदारी देखेंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, सवाल देखेंगे। ठीक है, ओके।